तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि क्राइम तक फैमिली हमेशा ये बात पूछती थी जब से ओनिबा और शरीक की कहानी की बात की हम लोगों ने। और होली के दिन खास खुशखबरी आती है कतर से कि कतर की अदालत ने ओनिबा और शरीक को रिहा कर दिया है। तो जो 10 साल की उनकी सज़ा हुई थी, 8 साल पहले ही उनकी रिहाई मिल गई। कायदे से ये 2 साल भी उन्होंने बिना किसी जुर्म के काटे। इस पूरी रिहाई की कहानी, क्या कुछ कैसे हुआ, क्यों सज़ा हुई और रिहाई कैसे मिली, आज आपके सामने है। और मैं आपको ये भी बताऊं, इस मामले में, इस पूरे मामले की जो जांच कर रहे थे केपीएस मल्होत्रा है, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में डायरेक्टर ऑप्स हैं, उनसे मेरी बात हुई। ओनिबा की जो अम्मी हैं कौसर भी, उनसे बात हुई। उनके वालिद शकील साहब से बात हुई और वाकई ये लोग बेहद खुश हैं। जिस तरीके की उनकी फ़ोन पे आवाज़ मैंने सुनी और जो मैसेज लिखे, किसी भी माँ बाप के लिए एक अनजान देश में उनका बच्चा और ऐसे जुर्म में पकड़ा जाए, आप समझ सकते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी उलट पुलट होकर रह जाती है। एक तो ये पता नहीं कि उस देश में कैसे क्या जेल के हालात, ऊपर से पड़ोसी रिश्तेदार, इन लोगों की वो नज़रें, वो ताने, वो सवाल जो चुभते हैं। हालांकि इनको पता था कि उनके बच्चे बेगुनाह हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करते हैं, तो पूरी ज़िंदगी ही आपकी अस्त व्यस्त हो जाती है। 2-2.5 साल इन्होंने कैसे काटे होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अच्छी खबर आई और इसके लिए वाकई हमारी जो एजेंसियां हैं अलग अलग, चाहे वो पहले मुंबई पुलिस की जो नागपाड़ा में रिपोर्ट लिखाई गई, उसके बाद एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम उसमें आई, फॉरेन मिनिस्ट्री ने जिस तरीके का रोल प्ले किया, पीएमओ ने जिस तरीके का रोल प्ले किया, इसके बाद कतर में भारतीय दूतावास ने जो रोल प्ले किया, इन सब की मेहनत का ये नतीजा था। और अच्छी बात ये है कि कैदियों को पकड़ के लाना, उनको डिप्यूट कराना, उनको बाकी चीज़ें डिपोर्ट कराना और गिरफ्तार करना, ये तो हमारे अलग अलग एजेंसियां करती हैं। लेकिन 2 अनजान गुमनाम हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान के बाहर की जेल में बंद हों, उनको छुड़ाने के लिए इतनी मेहनत करना, ये दिखाता है कि कई बार हम लोग जो सोचते हैं अपनी एजेंसियों के बारे में, वो गलत भी है। तो कहानी आपको पूरी, आप चुके इनकी रिहाई है और ये भी बताऊंगा कब तक आने की उम्मीद है, कैसे आएंगे। 2 चीज़ें इस पूरे केस में हुई। पहली ये कि ओनिबा और शरीक 6 जुलाई 2019 को कतर के हमाद एयरपोर्ट पर उतरते हैं और 4 किलो चरस के साथ पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद उनको अथॉरिटी को सौंप दिया जाता है। वहाँ के नारकोटिक रूल्स और कानून के हिसाब से अदालत में मामला जाता है और अदालत उन्हें 10 साल की सज़ा सुना देती है। अब यहाँ पे कतर एडमिनिस्ट्रेशन या कतर एयरपोर्ट या कतर के लीगल डिपार्टमेंट या कतर की नारकोटिक्स ब्यूरो जो टीम है उनकी, उनको आप कहीं से गलत नहीं ठहरा सकते। उसकी वजह यह है कि 2 हिंदुस्तानी वहाँ पहुँचे, उनका सामान जब चेक किया गया, उसके अंदर से 4 किलो चरस मिला, जो कि वहाँ पे बैंड है। अब ये लोग उस बैंड सब्सटेंस के साथ पकड़े गए, जो चीज़ें बैंड है, ड्रग्स है, वहाँ पे उसके साथ रंगे हाथ पकड़े गए। अब ओनिबा और शरीक ने लाख अपनी बेगुनाही वहाँ पर दी, लेकिन उनका जो उनकी दलील कमज़ोर इसलिए पड़ी क्योंकि वो उन्होंने ये नहीं इनकार किया कि ये बैग हमारा नहीं है, बट उन्होंने ये कहा कि इस बैग में ये जो ड्रग्स है, इसके बारे में हम अनजान हैं, लेकिन बैग के अंदर से वो ड्रग्स मिलता है और ये बैग इन दोनों का है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इनके खिलाफ गई। तो कायदे से कतर की जो पूरी, चाहे वो पुलिस हो या नारकोटिक ब्यूरो हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, वो कहीं से गलत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने रंगे हाथ ड्रग्स के साथ पकड़ा। अब वहाँ की अदालत ने उस हिसाब से उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है, वहाँ पे सज़ा होती है रंगे हाथ चरस के साथ पकड़ने का, और हमारी जो यहाँ पे एजेंसी है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उसके पास है उन दोनों की बेगुनाही के सबूत। तो मतलब कतर में वो पकड़े गए ड्रग्स के साथ और बेगुनाही के सबूत हैं हिंदुस्तान में। अब ये दोनों जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक आखिरी फैसला आएगा नहीं। और यही चीज़ें इस केस में हुआ कि उन्होंने जब पकड़ा रंगे हाथ, तब हमें बताना है कि ये कैसे बेगुनाह है, कैसे इनकी बेगुनाही साबित हुई, ये मैं बताऊं। उससे पहले आप लोगों को, हालांकि मैंने कहानी सुनाई है, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देता हूं
कि ओनीबा और शरीक मुंबई के दो रहने वाले कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में इनकी दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक ही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, दोनों के परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी। और इसके बाद इन दोनों की शादी 19 अप्रैल 2018 को मुंबई में दोनों परिवार की रजामंदी से कर दी गई। शरीक पढ़ा लिखा, ओनीबा भी पढ़ी लिखी। इसके बाद शरीक को एक एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग जाती है। फिर इनकी शादी हो जाती है 19 अप्रैल 2018 को। और इसके बाद शरीक अपनी बीवी ओनीबा को लेकर वहीं भिंडी बाजार मुंबई में रहने चला जाता है। लेकिन इनकी बदकिस्मती का दौर तब शुरू होता है जब शरीक की एक फूफी, जिसका नाम तबस्सुम है, तबस्सुम इनकी ज़िंदगी में आती है। तबस्सुम शरीक से कहती हैं कि वो उनकी शादी से बड़ा खुश है, उनकी शादी पे कोई तोहफा नहीं दे पाई। अब वो तोहफा देना चाहती हैं, तो वो चाहती है कि तुम दोनों को कहीं हनीमून पे भेजें। शरीक मना करता रहता है, लिहाज भी करता है, इज्जत भी करता है। फूफी है, उसे लगा कि क्यों, लेकिन वो पीछे पड़ी रहती हैं। हालांकि अब शादी को भी वक्त गुजर जाता है और करीब अप्रैल में शादी हुई और लगभग 1 साल 2 महीना बीत गए, लेकिन तबस्सुम ने जिद नहीं छोड़ी कि वो उनको हनीमून पे भेजना चाहती है। और 1 साल 2 महीने बाद जुलाई 2019 में शादी अप्रैल 2018 में हुई और जुलाई 2019 में आखिरकार तबस्सुम की जिद के आगे शरीक मान लेता और कहता ठीक है फूफी, आप जैसा कहती हैं हम चले जाते हैं, हम दोनों हनीमून मनाने के लिए। और इसके बाद तबस्सुम 5 जुलाई को इन दोनों को मुंबई से बेंगलोर भेजती है और बेंगलोर से इनकी फ्लाइट थी कतर के लिए। जो एयर फेयर था, जो होटल का खर्चा था, वो सारी चीज़ें तबस्सुम ने दी थी। बस बदले में उसने कहा था कि 2 बैग उसको बेंगलोर में मिलेगा, उस बैग को वो संभाल कर ले जाना। शरीक ने पूछा था कि इसमें क्या है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान, उसे मालूम है कि अनजान बैग को लेकर जाना कुछ भी हो सकता है। उसे लगा गोल्ड वोल्ड तो नहीं है, तो वो हंसती भी है, कहती नहीं ये जर्दा है, पान जर्दा है, पान मसाला। अब फूफी जैसा रिश्ता, मतलब शरीक के फादर की सगी बहन, तो शक करने की गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी वो पूछता है और जब वो यकीन दिला देती कि इसमें जर्दा है और कुछ नहीं है, तो वो उन बैग को लेकर कतर पहुंचता है। लेकिन कतर एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के जरिए उसके बैग की जब चेकिंग होती है तो उसमें से पैकेट जो निकलता है वो जर्दा नहीं था, वो चरस था और उसकी टोटल क्वांटिटी थी 4 kg। इसके बाद उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद 2 दिन बाद यहाँ मुंबई में उन लोगों को खबर मिलती है कि शरीक और ओनीबा ड्रग्स के साथ पकड़े गए। माँ बाप की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो मालूम था कि उनके बच्चे कभी इस रास्ते पे गए नहीं। फिर वो एम्बेसी के थ्रू और शरीक के फैमिली और ओनीबा की फैमिली, ये लोग भागते हैं, कतर जाते हैं और वहाँ जाकर वकील करते हैं। लेकिन केस बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि दोनों रंगे हाथ पकड़े गए थे और इसीलिए मामला अदालत में जाता है। और वहाँ की निचली अदालत जो है वो इन दोनों को इस सबूत के बिना पर, जो एयरपोर्ट पर रंगे हाथ इनके बैग, क्योंकि इन लोगों ने इनकार नहीं किया था कि ये बैग इनके नहीं, इन्होंने कहा था ये बैग मेरे हैं, लेकिन ड्रग्स के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी फूफी ने दिया था और ये कहा था जर्दा है जो यहाँ किसी को सौंपना है, लेकिन कतर की अदालत ने इस बात को माना नहीं और आखिरकार उन दोनों को 10 साल की सज़ा सुना दी। कोई नहीं आया फ़ोन, कोई आया ही नहीं। 2 दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया। उसके सास ससुर भी परेशान हुए और हम भी परेशान हुए। तो फिर 2 दिन के तीसरे दिन हमारे को एक फ़ोन आया कतर की जेल से, किसी अनजान लेडी का, कि आप ओनीबा से बात कर। मैंने ओनीबा से जेल, बोले हाँ। तो ओनीबा ने बोला, जब बताया ओनीबा ने, मम्मी वो रो रही थी और रो बोले मम्मी हम लोग यहाँ जेल में बंद हो गए, जेल में हमको पकड़ लिया गया है, हम कतर की जेल में हैं और ऐसा ऐसा तबस्सुम फुप्पो ने हमारे साथ धोखा करी, हमको बैग जो दिए थे उसमें से कुछ गलत चीज़ें निकली। सज़ा सुनाए जाने के बाद इस बीच में उनकी परिवार यहाँ आता है और फिर एक फ़ोन हाथ लगता है जो शरीक का फ़ोन था। और उस फ़ोन में शरीक ने, जब वो जेल गया तो उसने अपने वालिद को सौंप दिया और वो लेकर उसे इंडिया आए। उस फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग था, तो जब शरीक जा रहा था उससे पहले अपनी फूफी से पूरी बातचीत उसमें शामिल थी और उस बातचीत में ये था, मैं कोशिश करूंगा कि वो पूरी बातचीत का हिस्सा आपको इस कहानी के बीच में कहीं पे ज़रूर मैं सुनाऊं। और तो मुझे लगता है कि उससे आपको आसानी होगी। उस बातचीत में बाकायदा शरीक कह रहा है कि मैं
फूफी इसमें कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, गोल्ड तो नहीं है। और वो समझाती है कि जर्दा है, कुछ नहीं होगा, गोल्ड लोग जाते हुए नहीं लाते, आते हुए लाते हैं, ये सारी चीज़। इस बातचीत से ये साबित होता है कि शरीक को नहीं मालूम कि उस बैग में क्या है, और ये उसकी बेगुनाही का एक बहुत बड़ा एक सबूत बना। मतलब मानिचम वगैरह रहेगा। हाँ हाँ वही रहता है मेरा बच्चा, उन लोगों को टेंशन नहीं है। देख नहीं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। मतलब ऐसा कोई ऐसा मतलब गोल्ड वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं ना, मतलब ऐसा नहीं रे गोल्ड, अरे पागल, गोल्ड आने के टाइम लेकर आते कि जाने के टाइम गोल्ड लेके जाएगा एड़े? नहीं मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ, तो वो नहीं गोल्ड तो बेटा, गोल्ड तो अपन लेकर आते मेरा बच्चा, वहाँ से खाली हाथ आना है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग कुछ भी नहीं लाना है, एकदम फ्री होके आना है। नहीं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, दो बैग रहेंगे, लेकिन बैग बेटा बराबर ध्यान में रखना, अपने बैग फौरन उठाने के। हाँ अपने बैग उठाने का है दोनों, और फिर अपने को सीधा सामने ही एग्जिट है ना ये, हाँ एग्जिट है, फटाफट निकल जाना। वो मैं पूछ रहा था बॉम्बे जैसा थोड़ा पूछ लूँ क्या सामान क्या रहेगा। नहीं मैं बताई ना, अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन जरा भी नहीं लेना, बस पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह अपने निकल जाने का, अल्लाह का नाम लेके, कोई टेंशन नहीं बेटा। ओके। तो ये सारी बातचीत जब ऑडियो फोन पर रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो फिर घर वाले नागपाड़ा पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसके बाद वहाँ रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन चूंकि मामला देश की जुरिस्डिक्शन से बाहर का था, तो मुंबई पुलिस भी इसमें मजबूर थी कुछ करने के लिए कार्रवाई। उसी के बाद जो शकील कुरैशी हैं ओनीबा के वालिद, वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना को एक लेटर लिखते हैं और पूरी कहानी बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमारे पास कैसे बेगुनाही का सबूत है। एनसीबी के डायरेक्टर, जो डायरेक्टर ऑप्स हैं केपीएस मल्होत्रा, उसको ये केस दे देते हैं उनको, और कहते हैं कि आप इस केस की जांच कीजिए। इत्तेफाक से तब तक 19 के बाद ये मामला अक्टूबर तक था। मार्च आते आते कोरोना और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ी सी जांच स्लो हो जाती है, लेकिन फिर इस केस को टैकल करते हैं। अब इस कहानी में नया मोड़, चूंकि सबूत तो दिया था, लेकिन होता क्या है, किसी बीच में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ में एक अपने मुखबिर के कहने पर रेड मारती है, और पता चलता कि वहाँ पे ड्रग्स की डीलिंग हो रही है। वहाँ पे कुछ ड्रग्स पेडलर पकड़े जाते हैं, उनसे पूछताछ होती है तो दो नाम सामने आते हैं। एक का नाम था निज़ाम कारा और दूसरी का नाम था शाहिदा। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो फिर पूरा चेन खुलता है, और इनका कनेक्शन फिर मिलता है जाकर शरीक की फूफी तबस्सुम से। तो निज़ाम कारा को गिरफ्तार किया जाता है, शाहिदा को गिरफ्तार किया जाता है, और उनके जरिए फिर पता चला कि ये एक हिस्सा है इस चेन का तबस्सुम, जो शरीक की फूफी है। तो फिर उनसे पूछताछ के बाद ये पूरा रैकेट खुलता है कि कैसे ये लोग ड्रग्स नौजवानों को, कि तुमको फ्री बाहर घूमने के लिए जाओ, हमारी तरफ से ट्रिप आने जाने का खर्चा देंगे, होटल में रहो, ऐश करो, बस हमारा ये कुछ बैग है, सामान है, ले जाओ। इसको सवारी कहते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ते थे। उसी तरह हनीमून ट्रिप पे, कि हनीमून पे तुमको हम भेजते हैं, तुम जाओ, बदले में तो हमारा ये कुछ सामान है, मामूली चीज़ें हैं, या वहाँ पे हमारे आदमी को दे देना। तो जिसका नसीब, जो नहीं पकड़ा गया वो अपना होकर आ गया, जो पकड़ा गया फिर वो बेचारा झांसे में फंसकर जेल के अंदर। तो इस पूरे चेन ने निज़ाम कारा और इनके जरिए जब पता चला तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को सारे सबूत हाथ लग गए, और उन्हें एहसास हो गया कि ओनीबा और शरीक बेकसूर है, और वो जो मोबाइल पे बातचीत थी वो एक बहुत बड़ा एविडेंस था। 1 साल से एनसीबी इस केस को अपने एंड पे परस्यू कर रही है फॉर लॉजिकल कंक्लूजन। तो अब जब इन दोनों को अरेस्ट किया गया, इन्होंने कन्फेस भी किया, उसके डिजिटल एविडेंसेस भी हमने निकाले, टिकट बुकिंग के और फ़ोन का डिजिटल फॉरेंसिक्स से निकाला, और इवन जो कम्युनिकेशन थी इनकी आपस की वो भी मिल गई हमें। इसमें एक्यूज था, वो किसी और केस में अरेस्ट हो चुका था किसी मैटर में, तो उसकी वेट करने के लिए वेट करी गई कि ये जेल से वापस आए। इसी के बाद जब हर तरफ से यकीन हो गया और ये सारे सबूत जुटा लिए, तो अब एनसीबी के पास एक तो स्टेटमेंट थे, दूसरा उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, और तीसरा वो फ़ोन की बातचीत जो थी वो तो थी ही थी, और इंट्रोगेशन थी। इन सारी चीज़ों के ऊपर फिर एनसीबी ने एक तैयारी की कि ओनीबा और शरीक बेकसूर हैं, असली गुनहगार तो यहाँ हिंदुस्तान में जो 4 किलो चरस जिन्होंने दिया था। और इसके बाद अब एनसीबी की भी ये है कि उसका दायरा हिंदुस्तान के बाउंड्री में ही है, वो बाहर जाकर कार्रवाई नहीं कर सकती। तो इसके लिए आपको फॉरेन मिनिस्ट्री का दामन थामना पड़ेगा। तो एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने बीच में पीएमओ को लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, और उनके ज़रिए इस केस के बारे में बताया कि कैसे 2 हिंदुस्तानी बेकसूर वहाँ फंसे हुए हैं, और जो असली मुजरिम है वो हमारे कब्जे में है। यहाँ ये भी खास बात थी कि बेकसूर वहाँ थे और जो असली मुजरिम थे वो एनसीबी के कब्जे में। फिर पीएमओ के दखल और
एनसीबी की कोशिश के बाद मामला विदेश मंत्रालय में गया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कतर के एम्बेसडर को संपर्क किया और वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो अनीबा और शरीक के बेगुनाही को साबित कर रहे थे उनको सौंपा गया। एम्बेसी ने फिर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कतर की एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा और कहा कि जिन लोगों को आप लोगों ने 2019 में पकड़ा था 4 किलो चरस के साथ, असल में वो बेगुनाह है। असली मुजरिम तो हिंदुस्तान में बैठे हुए जिन्हें हमारी एजेंसी ने पकड़ रखा है। तो जब उनको दिया गया तो ये मामला कोर्ट में गया और ये मामला 11 जनवरी 2021 को कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, इसी साल 11 जनवरी को। और वहाँ की कोर्ट ने इस एविडेंस को, फोन पे पूरी बातचीत, उसकी ट्रांसक्रिप्ट दी गई, उसको ट्रांसलेट करके दिया गया, जो स्टेटमेंट थे, जो रिमांड पे वो सारी चीज़ें थी, वो दस्तावेज उनको दिखाए गए और इस पूरे रैकेट का जो इन्वेस्टिगेशन था वो सारी चीज़ें उनके सामने रखी गई। तो जब कोर्ट ने ये देखा तो कोर्ट को एहसास हो गया कि वाकई ये दोनों बेकसूर हैं। इसके बाद 11 जनवरी 2021 को ये हायर कोर्ट कतर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक फैसला दिया कि शुरुआती नज़र में ये लगता है कि ये दोनों बेकसूर हैं, इसलिए लोअर कोर्ट जिसने इन दोनों को 10 साल की सज़ा सुनाई थी वो फिर से इस मामले की सुनवाई करे। आमतौर पर लोअर कोर्ट दोबारा सुनवाई नहीं करती जब तक कि ऊपरी अदालत उसको आदेश न दे और कोई नया सबूत ना आए। तो यहाँ पे ये हुआ कि इन सबूतों को देखकर हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को ऑर्डर दिया कि आप अनीबा और शरीक के केस की दोबारा सुनवाई करें, क्योंकि आपने इनको 10 साल की सजा सुनाई थी। 11 जनवरी को अदालत ने यह आदेश दिया। उसके बाद निचली अदालत ने 29 मार्च यानी अपने यहाँ होली के दिन मुकर्रर किया इस केस की सुनवाई का। और 29 मार्च मंडे के दिन, 2 दिन पहले, वहाँ की लोअर कोर्ट ने इन सारे दस्तावेजों को अब देखा। फ़ोन पे हुई बातचीत जो शरीक और उसकी फूफी के बीच थी वो देखा, निज़ामकारा और तबस्सुम के जो स्टेटमेंट हैं वो देखे, शाहिदा के रोल को देखा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो देखी। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद कतर की जो अदालत है, लोअर कोर्ट है, जिसने 10 साल की सज़ा सुनाई थी 2019 में, बल्कि 2019 में, उसी अदालत ने अभी नए सबूतों की रोशनी में ये पाया कि ये दोनों बेकसूर हैं। और इसी के बाद उसी दिन यानी 29 मार्च को ही लोअर कोर्ट ने अनीबा और शरीक को बेगुनाह करार देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया। अब 29 मार्च का ये फैसला आया है, रिहाई का आदेश। जो मेरी बात हुई उनकी अम्मी अनीबा की, उन्होंने बताया उनकी बात हुई इस ऑर्डर के बाद दोनों से, वो बेहद खुश है। अब ऑर्डर की कॉपी जेल पहुंचनी है और इसके बाद इन दोनों को, चूंकि यहाँ पे अब 2 चीज़ें हैं, ये लोग वहाँ पहुँचे थे 6 जुलाई 2019 को टूरिस्ट वीज़ा पर। तब ये करीब 2 साल से तो जेल में ही है। इस दौरान में वहाँ अनीबा ने एक बेटी को भी जन्म दिया जिसकी उम्र भी अब 1.5 साल हो गई होगी। तो गए तो 2 थे, आएंगे 3, खुशी की बात है। लेकिन चूंकि टूरिस्ट वीज़ा पर गए थे उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, तो अब वहाँ से, और ये चूंकि जेल में चले गए थे, इनको सज़ा हो गई थी, अब बरी हुए। तो अब कानून ये कहता है कि इन दोनों को वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इनके पास लीगल वीज़ा है नहीं, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है। तो कोर्ट की रिहाई का फरमान मिलने के बाद अब वहाँ पे दूसरा लीगल प्रोसेस यही है कि इनको वहाँ से डिपोर्ट करने की कागजी कार्रवाई की जाएगी, कागज़ तैयार होंगे और फिर भारतीय दूतावास के ज़रिए अनीबा और शरीक दोहा से हिंदुस्तान आएंगे। अब वो दिल्ली पहुँचेंगे या मुंबई पहुँचेंगे ये शायद मैं आपको बाद में बता दूँ, क्योंकि अभी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई। लेकिन उम्मीद ये है कि अब बहुत जल्द ये कागजी कार्रवाई, मुझे लगता है 2-4-5 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता शायद लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो कागजी कार्रवाई पूरी होते ही ये दोनों दोहा से निकलेंगे और हिंदुस्तान आएंगे। मुझे याद है नवंबर 2020 में अनीबा और शरीक की पहली बार आपसे कहानी शेयर की थी और हमने एक मुहिम चलाई थी कि इन्हें हिंदुस्तान वापस लाना है। आज खुशी इस बात की है कि वाकई ये मुहिम रंग लाई है और इसके लिए मैं अनीबा के माँ बाप, शरीक के माँ बाप, जो 10 साल की सज़ा हो चुकी है पर अपने बच्चों पे उनको इतना भरोसा था कि हिम्मत नहीं हारी, भटकते रहे मुंबई से दिल्ली तमाम एजेंसियों के, और फिर इसके अलावा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना, डायरेक्टर ऑप्स KPS मल्होत्रा, जो
कोरोना के उस दौर में और फिर मुंबई में आपको पता ही है सुशांत सिंह केस के बाद जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती एफएम इंडस्ट्री ड्रग्स केस, उसमें लगातार पूरी मीडिया का अटेंशन वहाँ था, लेकिन उसके साथ साथ वो इस केस पे भी लगे रहे। पीएमओ, फॉरेन मिनिस्ट्री और कतर में अपनी, दोहा में अपनी एम्बेसी, ये तमाम लोग इन दोनों की वापसी के असल में हकदार हैं। तो बेहद खुशी है जब ऐसी चीज़ होती है। क्राइम की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी खबरें होती हैं जो हमेशा निगेटिविटी पैदा करती है, हमेशा अफसोस कराती हैं, दिल ख़राब होता है। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं बीच बीच में तो थोड़ी सी पॉजिटिवनेस भी आती है, अच्छा भी लगता है और लगता है कि नहीं, वाकई इंसाफ मरा नहीं है। तो कायदे से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ओनिबा और शरीक की जीत है, मेरी नज़र में ये इंसाफ की जीत है, क्योंकि ये दोनों बेगुनाह थे, फिर भी इन्होंने 2 साल सज़ा काटी। और इस कहानी से एक सबक भी मिलता है कि हमारे अपने इर्द गिर्द, हमारे अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने करीबियों में भी हमारे दुश्मन हो सकते हैं। तो कभी भी कोई भी फैसला, या ख़ासतौर पर वो लोग जो बाहर जाते हैं, कोई कहता है कि हमारा सामान है ले जाओ, आंख बंद करके भरोसा ना करें। माँ बाप की बात ज़रूर मानें, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहेगा और माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। तो ये वो रिश्ता है जो सबसे ऊपर है। तो मेरा मानना है कि हर बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी हो आपका। अगर वो कुछ दे रहा हो और आप बाहर जा रहे हैं, चाहे घूमने जा रहे हैं, हनीमून पर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अनजान लोगों से, यहाँ तक कि पहले ही होता था अनजान लोगों से कुछ न लें, पर मेरा मानना अनजान नहीं, रिश्तेदारों से भी कुछ ना लें जब तक कि आप परख न लें, खुद चेक ना कर लें, तब तक लेकर ना जाए। इस कहानी से ये सबक मिलती है कि आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना फादर की बहन होती है फूफी, उसने ही अपने बच्चे ही जैसे हैं दोनों, उनके साथ जो कुछ किया यकीन नहीं होता है। लेकिन मैंने कई बार ये कहा है कि बहुत कम ऐसे रिश्ते बचे हैं, ये शायद कोई ना हो जिसके साथ जुर्म ना हुआ। तो ये एक अच्छी खबर थी, तो मुझे लगा आज आपके साथ शेयर करनी चाहिए। कोशिश करूंगा इस कहानी के बीच में ओनिबा के माँ बाप केपीएस मल्होत्रा और वो जो ऑडियो हो वो भी आपको बीच में सुनाऊं, उसका कुछ चंक सुनाऊं, तो उसको भी सुनिएगा। तो आज कहानी में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।